systems are in thermal equilibrium with third system. हमारे पास जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दो सिस्टम जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में हो तीसरे सिस्टम से, तो वो दो सिस्टम आपस में भी थर्मली इक्विलिब्रियम में होंगे एक दूसरे के साथ। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? अगर एक कंटेनर है, ये 15 डिग्री सेल्सियस पे है और दूसरा 15 पे है, ये दोनों आपस में क्या है? थर्मली इक्विलिब्रियम में है। तो एक तीसरा कंटेनर है, ये भी 15 पे है। अगर ये इसके साथ और ये इसके साथ थर्मली इक्विलिब्रियम पे हैं, तो ये आपस में भी थर्मली इक्विलिब्रियम में होंगे। इसे हम कहते हैं जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसी की बेस पे हम टेम्परेचर की मेजरमेंट्स करते हैं। क्लियर है क्लास? क्लास क्लियर है? यस सर, यस सर। यस सर। चलें ठीक है ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है? हीट और मैकेनिकल वर्क, हीट एंड मैकेनिकल वर्क, यानी कि हीट और मैकेनिकल वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। यानी कि जो हीट है, हरारत है, और मैकेनिकल वर्क है, ये आपस में कन्वर्टिबल है, एक्सचेंजेबल है। यानी कि जो हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है साइक्लिक प्रोसेस के दौरान, चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन वर्क और वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है क्लास? अच्छा, अभी हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पहले भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी ना ही तो क्रिएट की जाती है, ना ही बनाई जाती है, ना ही ख़त्म की जाती है, लेकिन इट मे बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो चेंज इन हीट है, उसमें से जो वर्क परफॉर्म किया है, उसके अलावा जो बची है वो है चेंज इन एनर्जी। यानी कि डेल्टा क्यू चेंज इन हीट माइनस चेंज पार्शियल हीट या हीट एक्सचेंज माइनस वर्क obtained इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। ये एक इक्वेशन है जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लिखेंगे मैथमेटिकली। क्लास आवाज तो क्लियर है ना सबको? सर बात कट कट के आ रही है। सबको ये सबको इशू है? अभी हाँ क्लियर है? सर, क्लियर आ रही है। सर ठीक आ रही है सर। चलें ठीक है ठीक है। अभी एनर्जी बैलेंस के लिए हम जो अभी लास्ट पे एनर्जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिखा था कि साइक्लिक इंटीग्रेशन, यानी कि साइक्लिक प्रोसेस के दौरान चेंज इन हीट और चेंज इन वर्क और चेंज इन एनर्जी, उसी इक्वेशन को जब हम स्टेट वन से स्टेट वन और स्टेट टू लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था क्या होता है। स्टेट वन से स्टेट टू तक अगर इंटीग्रेशन करें उसी इक्वेशन की, तो हमारे पास ये रिलेशनशिप ड्राइव होगा। ऐसा ही है? इंटीग्रेशन तो आती है ना आप लोगों को? heat transfer during a process from 1 to 2 minus work done from 1 to 2 is equal to change in heat from 2 to 1। ठीक है? पार्शियल हीट माइनस पार्शियल, यस सर। क्या स्टूडेंट इशू है? ठीक है सर। अच्छा, अभी Q12 क्या है? हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम ड्यूरिंग प्रोसेस फ्रॉम 1 to 2, इसे हम कहेंगे Q12। और W12 क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस। और E1 क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग स्टेट वन। और E2 है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग स्टेट टू। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस किनेटिक एनर्जी प्लस 915। क्या इशू है? कोई क्वेश्चन है? अपने माइक ऑफ रखें, मैं म्यूट कर दूंगा, फिर आप बोल नहीं सकेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकेगा स्टूडेंट, अपना ही नुकसान करेंगे आप लोग। म्यूट करें सब लोग। तो एनर्जी इक्वेशन का इशू कैसे आ रहा था? यस सर। नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन में क्या इशू आ रहा था?
सर मुझे यहाँ से समझ नहीं लगी फॉर नॉन फ्लो और क्लोज सिस्टम ये इक्वेशन, ये बस एक बार समझाना है। इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर 9 में ऐसा है बच्चे कि वो कह रहा है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो और नॉन फ्लो या क्लोज सिस्टम हो, नॉन फ्लो या क्लोज सिस्टम ऐसा होता है जिसमें से ना तो एनर्जी आपकी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही होती, ठीक है, सॉरी मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा होता है, ऐसा ही है। यस सर, ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, सही लग गई समझ। हाँ थैंक यू सर। चले, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिमिटेशंस क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। ये मैंने कुछ लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि मुझे पर्सनल मैसेज ना किया करें, कि मुझे क्लास में इन करें, टाइमली आया करें, तो आप लोग अलाउ हो जाएंगे, वेटिंग में फिर रहेंगे। अच्छा, लिमिटेशंस क्या है। व्हेन ए क्लोज सिस्टम अंडरगोज ए थर्मोडायनामिक साइकिल, जब एक क्लोज सिस्टम अंडरगोज ए थर्मोडायनामिक साइकिल, जब एक थर्मोडायनामिक साइकिल चल रहा हो एक क्लोज सिस्टम में, हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर जो होगी वो वर्क ट्रांसफर के इक्वल होगी जो नेटवर्क ट्रांसफर। इट डज नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एंड वर्क। इसका इशू ये है, इसकी लिमिटेशन ये है, कंस्ट्रेंट्स ये हैं कि ये स्पेसिफाई नहीं करता कि डायरेक्शन क्या होगी फ्लो ऑफ हीट की और वर्क की। हीट एंड मैकेनिकल वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। वर्क कैन फुली कन्वर्टेड टू एनर्जी बट ओनली अ पार्ट ऑफ इट एनर्जी कैन बी वर्क। ये वायलेशन ऑफ लॉ है कि हमें पता है कि हीट और मैकेनिकल वर्क इसमें कहता है कि म्यूचुअली कन्वर्टिबल है, और जो वर्क है वो फुली कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, बट ओनली अ पार्ट ऑफ हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू वर्क। ये वायलेशन ऑफ लॉ है कि हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू वर्क। हीट एनर्जी कन्वर्ट तो होती है लेकिन एक पार्ट होता है, ये नहीं होता कि टोटली हो जाती है। जो परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड है, ये मशीन है विच वायलेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को थर्मोडायनामिक्स को वायलेट करती है। जब हम कोई मशीन चलाते हैं, अगर वो मशीन में एनर्जी जितनी है हम देते हैं वो वर्क में ट्रांसफर हो जाती है, तो फिर तो वो चलती रहे। ये परपेचुअल मोशन मशीन आपकी बुक में एक्सप्लेन है, वो आपने एक बार पढ़ लेनी है। अगर फिर भी कोई इशू आए तो मेरे से ये डिस्कस कर लेना। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ, पहले हमने जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और ये लास्ट वन है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉजियस स्टेटमेंट दो तरह से एक्सप्लेनेशन है इसकी। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग ऑन ए साइक्लिक प्रोसेस। ये इम्पॉसिबल है कि एक इंजन को कंस्ट्रक्ट किया जाए प्योरली साइक्लिक प्रोसेस whose sole purpose is to convert a heat energy from a single thermal reservoir to an equivalent amount of work। कि वो उसका पर्पज सिर्फ ये हो कि वो हीट एनर्जी को सिंगल थर्मल रिजर्वायर से ले और उसके इक्विवेलेंट वर्क कर दे। यही एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी को, क्योंकि एनर्जी हमेशा ये डिग्रेड होती है, मतलब ये नहीं होता कि जितनी हमने एनर्जी दी एक थर्मल रिजर्वायर से उसके इक्वल उतना ही वर्क परफॉर्म हो गया। और परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड टाइप भी इसी में आता है, ये भी आपने देख लेना। दोनों परपेचुअल मोशन मशीन को फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड आपने पढ़ लेना। अच्छा, क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन वर्किंग इन अ साइक्लिक प्रोसेस टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर विदाउट द एड ऑफ एन एक्सटर्नल। ये इम्पॉसिबल है कि लोअर टेम्परेचर बॉडी से हम हाई टेम्परेचर बॉडी पे बगैर किसी एक्सटर्नल वर्क के हीट ट्रांसफर करें। ये क्लॉजियस स्टेटमेंट होती है। क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या है कि जैसे रेफ्रिजरेटर है, ये इम्पॉसिबल है कि हम लोअर थर्मल रिजर्वायर से हायर थर्मल रिजर्वायर पे हीट ट्रांसफर कर दें किसी भी कंप्रेसर या किसी भी एक्सटर्नल वर्क के बगैर। ये दोनों स्टेटमेंट्स क्लियर हुई क्लास? सर जी जी सर प्लीज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एक बार फिर बता दीजिएगा। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये कहती है कि ये इम्पॉसिबल है कि एक इंजन कंस्ट्रक्ट किया जाए साइक्लिक प्रोसेस पे जिसका सिर्फ और सिर्फ ये मकसद हो कि वो हीट एनर्जी को एक सिंगल थर्मल रिजर्वायर से हीट लेके उसी के इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस कर दे। हुआ ठीक है सर इसकी कोई एग्जांपल बता दें प्लीज। हीट इंजन है आपके, जितने भी इंजन हैं उसमें ये थोड़ी होता है कि जितने भी आपने कहीं भी काम किया है, मतलब एक आप ले लेते हैं हीट ले लेते हैं, ठीक है, तो किसी भी चीज में 1 लीटर फ्यूल है, 1 लीटर फ्यूल को जब आप बंद करते हैं, ये थोड़ी होता है कि उसमें से जितनी एनर्जी आई वो सारी के सारी काम उससे जो करना है आपने वो कर लिया। किसी भी इंजन को चलाते हैं जब, जी सर,
कभी भी ये नहीं होता कि उसका सिर्फ और सिर्फ ये मकसद हो कि जितनी हीट है वो उसके बराबर काम परफॉर्म कर दे। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। अगर ऐसा हो तो फिर तो वो हीट एनर्जी वेस्टेज आए कोई ना। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक यही तो बताता है कि डिग्रेडेशन होती है एनर्जी की। ठीक है जी सर। क्लियर है? जी सर, क्लियर। थैंक यू सर। अभी ये हीट इंजन है। हीट इंजन में क्या होता है, हायर टेम्परेचर रिजर्वायर से T1 से हीट ट्रांसफर होती है Q1। टेम्परेचर और हीट अलग चीज है। ये एक हायर टेम्परेचर रिजर्वायर है जिसका T1 टेम्परेचर था, उससे हीट ट्रांसफर हुई Q1 पे से हीट इंजन को ऑपरेट करने के। हीट इंजन ने क्या किया, वर्क किया और एग्जॉस्ट कर दी। वर्क किसके इक्विवेलेंट होगा, जितनी हीट उसे दी माइनस जितनी उसने एग्जॉस्ट की। ठीक है ये हमें नोड सिस्टम का पता है कि जितनी हीट आ रही है और उसमें से वर्क एक्सट्रैक्ट हो रहा है और हीट भी एक्सट्रैक्ट हो रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू वर्क ऑफ इंजन माइनस Q2। तो जब हम इसी में से वर्क ऑफ इंजन निकालना चाहेंगे तो ये Q1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। वर्क ऑफ इंजन और Q2 प्लस आ रहा था इधर, क्योंकि ये Q2 भी एक्सट्रैक्ट हो रहा था और वर्क ऑफ इंजन भी। आपने नोड सिस्टम पढ़ा हुआ है कि एक नोड पे जितने पॉइंट्स पे आ रहा है, मतलब ये इस पे इनलेट है और ये दोनों इससे आउटलेट है, तो इनलेट इज इक्वल टू बोथ आउटलेट का एडिशन। जब ये इधर जाएगा तो ये Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। ठीक है ये क्लियर हुआ स्टूडेंट? ये क्लियर? सर एक बार दोबारा बता दें। ये एक हायर टेम्परेचर रिजर्वायर है, उससे हीट ट्रांसफर हो रही है Q1 जिससे हीट इंजन वर्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है और उससे एग्जॉस्ट भी हो रही है Q2। ये एक पॉइंट है जिसपे हीट Q1 की फॉर्म में इन हो रही है और उसमें से वर्क परफॉर्म हो रहा है और हीट एग्जॉस्ट हो रही है। ठीक है इन दोनों को ये दोनों क्या है, आउटपुट है, ये क्या है, इनपुट है। हम क्या लिख सकते हैं, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। ऐसे ही होता है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अभी ये Q1 को इधर मूव करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, वर्क ऑफ इंजन के इक्वल Q1 माइनस Q2 आ जाएगा। यस सर। ये लिखा हुआ है। ठीक है हुआ ये क्लियर रिलेशनशिप? यस सर। यस सर। अभी हमने इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है। मैक्सिमम एफिशिएंसी का आपको पता है क्या होता है, मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल हीट सप्लाइड। ये तो पढ़ा है ना कि कितना आउटपुट ओवर इनपुट। यस सर ये पढ़ा है। आउटपुट क्या है, कितना उसे वर्क ट्रांसफर की वर्क ऑब्टेन किया और कितना उसे इनपुट दिया हीट के फॉर्म में। ठीक है तो वर्क कितना था, Q1 माइनस Q2, यही है ना वर्क। यस सर। और हीट सप्लाई कितनी की आपने, यही की है ना। Q1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। यस सर। आपको रिवर्सिबल इंजन पढ़ाया था, रिवर्सिबल इंजन में क्या होता है, जितनी हीट ट्रांसफर कर रहे होते हैं उसी के इक्विवेलेंट टेम्परेचर आता है। यानी कि आप इन टर्म्स ऑफ अगर रिवर्सिबल इंजन है तो टेम्परेचर की टर्म्स में लिख सकते हैं उसी को। ठीक है यस सर। अभी रेफ्रिजरेटर है, पहले हमने क्या पढ़ा था, इंजन पढ़ा था। इंजन से क्या होता है, वर्क, बच्चे बंद करें अपने माइक सब। वर्क डन बाय द इंजन होता है और रेफ्रिजरेटर के केस में क्या होता है, वर्क डन ऑन द इंजन होता है। ठीक है ये देखें वर्क कंप्रेसर ये पंप कर रहा होगा वर्क रेफ्रिजरेटर पे, हीट पंप रेफ्रिजरेटर में क्या हो रहा होगा, वर्क बाय रेफ्रिजरेटर डन ऑन द रेफ्रिजरेटर। ठीक है कंप्रेसर जो होगा वो वर्क डन कर रहा होगा रेफ्रिजरेटर पे। क्यों, क्योंकि लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर से हमने हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे हीट ट्रांसफर करनी है। क्लॉजेज स्टेटमेंट आई याद, अभी पढ़ाई थी क्लॉजेज स्टेटमेंट क्लास। यस सर।
यही कहा था ना उसमें, लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे हीट ट्रांसफर करने के लिए हमें एक्सटर्नल एड चाहिए होगी। वो एक्सटर्नल एड क्या होगी? यस सर, आपका रेफ्रिजरेटर वर्क का, सर, जो वो वर्क परफॉर्म करेगा। इसमें क्या होगा? यस सर, रेफ्रिजरेटर का वर्क किस तरह से हम निकालेंगे? इसमें क्या है, Q2 हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं Q1 पे, और वर्क कितना कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर का, वर्क रेफ्रिजरेटर प्लस Q2। आप ये देखें, वर्क रेफ्रिजरेटर प्लस हीट सप्लाई टू, हम क्या हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं Q2 से विद द हेल्प ऑफ वर्क ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लोअर थर्मल रिजर्वायर टू द हायर थर्मल रिजर्वायर। ठीक है, अभी क्लियर हुआ ये? अभी जब ये Q2 उधर आप ले जाएंगे, हीट की टर्म्स को अलग से कर लेंगे, तो Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसी तरह से आएगा ना। क्लास क्लियर है? ये वर्क ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या रिलेशनशिप होगा? यस सर, क्लियर हो गया। अभी इस आपको पता है कि एफिशिएंसी हमेशा 100 से कम होती है। इसमें हम क्या करें, लोअर थर्मल रिजर्वायर से हायर करें, क्योंकि वर्क ऊपर रेफ्रिजरेटर के हो रहा है। हमेशा एफिशिएंसी उसकी निकालते हैं जिसका वर्क डन, जो वर्क डन कर रहा हो। इधर हमें वर्क ऑब्टेन नहीं कर रहे हैं, हम वर्क डन कर रहे हैं। ठीक है, अपना हीट ट्रांसफर करने के लिए मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कितनी हम कर सकते हैं कि आपकी मैक्सिमम हीट ट्रांसफर यही है ना, जितनी हमने Q2 से Q1 पे करनी है। Q1 पे तो करनी है, लेकिन हीट तो यही ट्रांसफर कर रहे हैं ना। तो कितना वर्क रिक्वायर्ड है डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, वो ये होगा। तो वर्क रिक्वायर्ड मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कितनी आई? Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होगा? Q2 ओवर Q1 माइनस Q2। उसी तरह से रिवर्सिबल के केस में टेम्परेचर के टर्म्स में लिखेंगे तो T2 ओवर T1 माइनस T2 आ जाएगा। क्लियर है क्लास? यस सर, क्लियर है। अभी हीट पंप पे आ जाए। हीट पंप में क्या हो रहा है, इसमें भी लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर से हम हायर टेम्परेचर रिजर्वायर में हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। सही है? एक्सक्यूज मी सर, जी जी। सर अगर हमें जो आपने अभी जो पीछे स्टेट पढ़ाई है कैल्विन प्लांट की, अगर उसमें हमें एग्जांपल लिखनी हो तो हम उसके अंदर लिख सकते हैं ये इंजन की और उसके अंदर रेफ्रिजरेटर की। आपने उसकी एग्जांपल्स उधर से देख लेनी है, उस पर बड़ी डिटेल से लिखा हुआ है बुक पे। ठीक है, सर एग्जांपल भी फिर हमने डिटेल से लिखनी है। जितना पूछा जाए क्वेश्चन उतना करना ना। आपको ये थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है, ये एक्चुअल में आपका डेरिवेशंस का और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का है, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स का है सब्जेक्ट। सर ठीक है सर जी, सर जी जी। सर सॉरी टू से, लेकिन सर एक लड़का है वो सेकंड मीटिंग को ना स्टार्टिंग से ही नहीं ज्वाइन कर पा रहा, अभी तक वो वेटिंग में ही है। तो सर उसने ग्रुप में काफी ज्यादा मैसेजेस किए हुए हैं, तो काइंडली अगर आप उसको इन कर लें। अच्छा, ये मैं इसलिए कहता हूँ, जब मैंने टाइम दिया होता है तो उनको जी, चाहिए जी। ना स्टूडेंट्स को उस टाइम पे आए। अब सबका टाइम नो डाउट, नो डाउट सर, लेकिन मतलब ये कह रहे हैं इसका लैपटॉप मतलब कि ना बैटरी मतलब फुल डेड हो गई थी, तो साथ इसने चार्जिंग पे बस लगाया और दोबारा मतलब क्लीन होने की कोशिश किया लेकिन नहीं हो पा रहा। तो सर काइंडली प्लीज मतलब बैठ चले। पहले हम रेफ्रिजरेटर पढ़ रहे थे, अभी हीट पंप पढ़ रहे हैं। हीट पंप का कहाँ पे यूज होता है? जैसे हमें सर्दियों में अपने कमरों को टेम्परेचर को लो रखना, हाई रखना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी यही होता है। लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर से आप हीट पंप पे काम करते हैं, वो हीट को ट्रांसफर करता है हायर टेम्परेचर पे। इसमें क्योंकि हमारा मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कितनी कर रहे हैं? Q2 ही, सॉरी Q1, क्योंकि हमें टेम्परेचर क्या अचीव करना है? हीट ट्रांसफर W1 करनी है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हुआ? उसमें हम क्या करते थे, लोअर टेम्परेचर अचीव करना चाह रहे थे, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कितनी कर रहे थे? Q2 कर रहे थे। इस केस में क्या करना है? Q1 हीट ट्रांसफर करना है। तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय वर्क रिक्वायर्ड टू डिजायर्ड इफेक्ट। तो इसी तरह से वर्क पंप इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कितनी करनी है? Q1। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या आएगा? Q1 ओवर Q1 माइनस Q2।
इसको जब आप जी जी सर हम इसमें भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन हमने मेंटेन क्या करना है? उधर कैबिन का टेम्परेचर क्या मेंटेन करते थे? हमेशा फ्रिज में क्या होता है, टेम्परेचर लो या टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, ठीक है। यस सर। लेकिन जब सर्दियों में क्योंकि पहले याद है कि टेम्परेचर लो होता है, हमने क्या अचीव करना होता है? हाई टेम्परेचर। सही है जी। समझ आई बच्चे? हमें ये वाला डिजायर्ड है, हमारा टेम्परेचर जो मैक्सिमम हीट है वो इतनी चाहिए, ठीक है। उसमें हमें मैक्सिमम हीट ये वाली चाहिए होती है रेफ्रिजरेटर के केस में। पंप के केस में हमें ये वाली हीट चाहिए होती है, हायर। समझ आई? जी जी। कैबिन में हम क्या करते हैं, लोअर टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, इधर क्या हायर टेम्परेचर पंप के केस में रूम का रखते हैं। सही है जी सर। तो इस वजह से इधर क्या होगा, Q1 ओवर Q1 माइनस Q2, ठीक है। और लेकिन सर टेम्परेचर हम लो से हाई की तरफ ही देंगे ना बच्चे? वो जो लोअर से हायर की तरफ कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो तो पंप कर रहा है ना। यस सर। ठीक है, वो सारी बात है, लोअर टेम्परेचर की जो हीट है उसे एक्सट्रैक्ट करेगा तो हायर टेम्परेचर पे फेंकेगा ना, हाई तभी अचीव होगी ना। लेकिन सर हम वर्क भी फिर नीचे से ऊपर की करेंगे। तो वर्क का रिलेशनशिप किस लिए था? ये देखें, ये क्या किया उसने, Q1 माइनस Q2 किया ना, उसके रिवर्स चला है, ये उल्ट चला है। पंप क्या करता है, हमेशा ऑपोजिट चलता है। ठीक सर ठीक। अभी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पंप क्या आएगी, T1 ओवर T1 माइनस T2। इसकी परफॉर्मेंस हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यस सर। क्लियर हुआ है कुछ? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पंप है जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लस 1 होती है, उसमें यूनिटी ऐड कर दें तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पंप आ जाती है। यस सर। अभी ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। कीप को यूज करते हुए इसकी एफिशिएंसी निकाल लें। अभी कैलकुलेटर है क्लास आपके पास? क्लास सबके पास कैलकुलेटर है? यस सर। यस सर। आवाज बंद रखें, ये डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें। अच्छा एग्जांपल 1.6। अच्छा आपकी असाइनमेंट इस तरह से कि इस क्लास के बाद ना आपको एंड पे एक्सरसाइज दी होगी इसकी, चैप्टर 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट आपने सॉल्व करके फ्राइडे वर्किंग टाइम तक मुझे सबमिट करवानी होगी सीआर के थ्रू, ठीक है। अभी सर न्यूमेरिकल्स करने हैं सॉल्व। हाँ हाँ न्यूमेरिकल्स, और हर पेज पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम लिखना है मैनुअली हाथ से, और मैनुअली ये असाइनमेंट होगी आपकी। अच्छा इस तरह से कि एक रिवर्सिबल इंजन है जो कि सप्लाई कर रहा है हीट फ्रॉम टू कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्सेज एट 900 केल्विन एंड 600 केल्विन एंड रिजेक्ट्स हीट टू ए कांस्टेंट टेम्परेचर सिंक एट 300 केल्विन। पहले क्या हो रहा था, एक थर्मल रिजर्वायर होता था, एक सिंक होता था। अभी क्या है, दो थर्मल रिजर्वायर दिए हुए हैं, तो एक थर्मल रिजर्वायर अलग से हीट प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा थर्मल रिजर्वायर अलग से हीट प्रोड्यूस कर रहा है। ये देखें, ये एक अलग से थर्मल रिजर्वायर है और एक ये अलग से, ये डायग्राम आपको ड्रा करनी आनी चाहिए, ठीक है। एक 900 केल्विन से कर रहा है और एक 600 केल्विन से। ये रिजेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे 300 केल्विन पे। इनसे हीट अलग से प्रोड्यूस हो रही है, इससे अलग से, ठीक है। वो कहता है इंजन डेवलप कर रहा है एक वर्क, ये वर्क जो है वो देता है कि वो डेवलप वर्क इक्विवेलेंट टू 90 किलो जूल पर सेकंड एंड रिजेक्ट हीट एट द रेट ऑफ 56 किलो जूल पर सेकंड। और जो हीट रिजेक्ट कर रहा है, यानी कि ये हीट रिजेक्ट हो रही है ना Q2 प्लस Q4, यही है ना इसका एग्जॉस्ट, वो उसने गिवन किया हुआ है 56 किलो जूल पर सेकंड, ठीक है। क्लास क्लियर है यहाँ? अच्छा हमने क्या निकालना है, हीट सप्लाइड बाय ईच सोर्स, Q1 निकालना है, Q3 निकालना है, और उसके साथ थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, इस इंजन की थर्मली एफिशिएंसी क्या है वो निकालनी है। WE हमें दिया हुआ है 90 किलो जूल, ठीक है। क्लास यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई, क्या फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है? यस सर।
अभी टेम्परेचर T1 T3 दिया हुआ है, T2 T4 पे एग्जॉस्ट कर रहा है, और वर्क इंजन ये वही गिवन डाटा जो फाइंड आउट करना है ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है, क्वेश्चन को साथ साथ ही। और ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपने सॉल्व करना है पेपर में तो इसी तरीके से करना है। अच्छा, हीट सप्लाइड बाय फर्स्ट सोर्स और हीट सप्लाइड बाय सेकंड सोर्स, वो Q1 और Q3 है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसे कंसिडर करते हैं कि वो मैक्सिमम एफिशिएंसी रिवर्सिबल इंजन है, तो हमें टेम्परेचर्स पता है T2 और T1, उससे हम इस इंजन की अलग से एफिशिएंसी निकाल लेंगे, इसकी अलग से निकाल लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो एफिशिएंसी पहले निकाली 1 - 300/900, तो वर्क obtained बाय द इंजन निकालने के फ्रॉम द फर्स्ट सोर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, Q1 - Q2। आपको पता है कि ये जो एग्जॉस्ट है वो एफिशिएंसी क्या है, 0.67 है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि ये 0.67 इफेक्टिव है हीट का, तो आपको पता है कि एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करें जो हीट सप्लाइड की है स्टूडेंट। सर समझ नहीं लगी है, ये पॉइंट क्लियर कर दे दोबारा। ये एफिशिएंसी तक पता लग गया कैसे निकाली है? यस सर। उसके बाद आप लोगों ने को ये बात क्लियर है कि जो एफिशिएंसी होती है वो जितनी हीट सप्लाई की होती है उसका कितना इफेक्टिव होता है, यही होता है। यानी कि अगर उसको एफिशिएंसी से हम मल्टीप्लाई कर दें हीट को जो हीट सप्लाई की है, एफिशिएंसी क्या थी, रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट। आउटपुट क्या है, आउटपुट सर हमारी Q1 और Q2 है, और दूसरी हमारी इनपुट है वो सिर्फ Q1 है। आप लोगों को मैंने क्या सर अब इस डायग्राम में हमारी जो सी आउटपुट है वो एट अ टाइम वर्क के फॉर्म में आ रही है, और जो सी हमारी इनपुट है वो Q1 और Q3 है। ये देखें Q1 - Q2 क्या था, यही था एफिशिएंसी का रिलेशनशिप, Q1 - Q2 ओवर Q1, Q1 - Q2 ओवर Q1 ही रिलेशनशिप था ना एफिशिएंसी। यस सर। तो इधर आपने फाइंड आउट कर ली एफिशिएंसी, सही है। Q1 - Q2 क्या था आपका, वर्क था, इसी तरह से था ना। यस सर। आप ये लिख सकते हैं Q1 - Q2 ओवर Q1, यही एफिशिएंसी का रिलेशनशिप, इसी तरह से था। यस सर, यही। यस सर। ये जो था ये क्या था, वर्क था ना, एग्जैक्टली सर। वर्क ही था ना। यस सर। अगर ये वाला हमें पता लग गई है तो इससे मल्टीप्लाई करें Q1 को, इसी तरह से ना Q1 एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई होगा, एफिशिएंसी क्या थी 0.67 मल्टीप्लाई बाय Q1, तो ये क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा Q1 माइनस। वर्क आ जाएगा। यस सर, समझ आ गई। अभी हीट रिजेक्टेड टू द सिंक कैसे आएगी, Q1 - Q2, इसी को आप अगर रीअरेंज करें हीट रिजेक्ट टू द सिंक क्या आएगी, Q1 यही वाले रिलेशनशिप को रीअरेंज किया ना, ये W1 इधर आ गया, ये Q2 सर इधर एक चला बार गया। ना पहला स्टेप ये क्लियर दोबारा कर दें। बच्चे ध्यान दो, फोकस करो, ये एफिशिएंसी, फोकस कर रहे हैं लेकिन ये सही तरह समझ ही नहीं लग रही। ये अच्छा एफिशिएंसी, ये तो समझ लगी, ठीक है। लेकिन ये नीचे वाला पॉइंट नहीं समझ लग रहा। ये देखें ये एफिशिएंसी क्या होती है, Q1 - Q2, Q2 ओवर Q1। ठीक है। ये यस सर। ये Q1 क्या है, सर Q1 900 लिखेंगे। नहीं नहीं नहीं, Q1 - Q2 वर्क था ना, यस सर। वर्क डन बाय द इंजन भी यही था ना, यस। तो ये 0.67 Q1। ये एफिशिएंसी आपको पता 0.67 है, यस सर। इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये वर्क आ जाएगा। यस सर। यस सर। ये वर्क क्या है, Q1 - Q2 ही है ना, यस सर। यही लिखा है ना। यस सर, अब समझ लगी। अच्छा, अभी आगे चलें, इसी रिलेशनशिप को जब आप रीअरेंज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, जब ये Q2 यस सर, Q2 उधर चला गया और डबल वर्क 1 माइनस हो जाएगा। तो इसको ये लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है। आपको पता है कि Q1 क्या था, Q1 नहीं है इटसेल्फ, ठीक है, लेकिन W1 क्या था, W1 की ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की है ना, ये वाली अभी
यस सर। W1 की जगह हम ये लिख सकते हैं 0.67 Q1 इधर। यस सर। W1 की ठीक है, जगह 0.33 0.67 आ जाएगा। Q1 लिख सकते हैं। तो Q1 Yes, माइनस sir. 0.67 Q1 ये आ जाएगा Q2 इज इक्वल टू 0.33 Q। यस सर। Yes, sir. क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. हो गया. सर। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अभी इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए इस सोर्स की भी निकाल सकते हैं। पहले इसको Yes, निकालना है ना, Yes, सिमिलरली sir. इसको Yes, निकाल sir. सकते। तो Yes, sir. उसको 2 का नाम दे के उसकी निकाल ली। उनके देख लेने क्या यस सर। हीट के नाम है। इधर Q1 और Q2 था, उधर Q3 और Q4 है। आपको पता है Okay, Q2 ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर, ये हो जाएगा? यस ओके सर, Yes, sir. यस सर, हो जाएगा। अभी क्या हुआ है, जो हीट रिजेक्टेड थी वो Q4 तक आप आ गए। आपने पहले W1 और Q2 निकाला था, अभी दूसरे सिमिलर मेथड से W2 और Q4 निकाल लेंगे। यस सर, निकल जाएगा। सेम है प्रोसीजर, सिर्फ वैल्यूज चेंज करनी है। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा? बच्चे ये माइक बंद करें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Sir. यस सर। यार ये डिस्टर्बेंस ना क्रिएट किया करें क्लास में। अच्छा, अभी हमें पता है कि जो टोटल वर्क डन है वो हमें गिवन था क्वेश्चन के स्टार्ट में। ये वर्क इंजन जितना परफॉर्म कर रहा है ये गिवन था। ठीक है, W इस स्टार्ट में दिया था ना 90 किलो जूल पर सेकंड क्वेश्चन में। यस सर। ये वर्क डन किसके इक्वल होगा? जो इसने वर्क किया और जो इसने किया, ऐसे ही है। इस हीट की वजह से और जो इस हीट की वजह से हुआ, उन दोनों को ऐड कर दें तो इसके इक्वल आएगा ना। टोटल यही वर्क था ना जो इस इंजन ने वर्क Yes, किया, sir. वो इन दोनों इंजन का सेपरेट वर्क दी जो थर्मल रिजर्वायर से। तो इसको W1 की वैल्यू और W2 की वैल्यू लिख ली। ठीक है, W1 और W3 की वैल्यू लिखी है आपने फाइंड आउट किया था ना W1 और W3। क्लास ये देखेंगे, सर, किया W1 था। आपने फाइंड आउट किया है, ये W1 रहा। ठीक है, W1 फाइंड आउट किया था। यस सर, किया Yes, था। sir. किया था. जी सर, W1 और W3 की उन दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। W1 ये डिस्टॉर्शन ना क्रिएट करें प्लीज। W1 और W3 कहाँ से आया? अब वो जो W2 का नाम दिया ये ना, जो ऊपर सर किया हुआ। जो W2 का नाम दिया है ना, वो W2 नहीं है। एक्चुअल में वो क्या है? W3 है। W3. ठीक है, ये 3 है इसका। सही है, 2 तो एग्जॉस्ट हो रहा है। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, ये सेशन अगर ओवर हो जाए साथ ही दोबारा से इसी सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा और 1 मिनट के अंदर अंदर आ जाइएगा जैसे ही ये ड्रॉप होता है लिंक। अच्छा, अभी आपको पता है कि जो हीट रिजेक्टेड बाय द इंजन है वो क्या है? ये Q2 और Q4 को ऐड की है। ये हमें गिवन थी कितनी है? 56 किलो जूल पर। तो हमें Q2 और Q4 की वैल्यूज ये हमने निकाली है Q2 की पिछली स्लाइड में और Q4 की इस स्लाइड में। ठीक है, जब इनको पुट करेंगे आप तो एक ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी और एक ये वाली इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी Q1 और Q3 की टर्म्स में। हमें पता है Q1 और Q3 दो अननोन है और दो इक्वेशंस हैं। जब इन दोनों को सिमिल्टेनियसली आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी इन दोनों इक्वेशंस को इंटरप्रेट करने के बाद। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लास क्लियर? यस सर, हो गया। यस सर। अभी थर्मल एफिशिएंसी हमने निकालनी थी। ठीक है, थर्मल बच्चे आवाज़ बंद करें। थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है? मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड बाय टोटल हीट सप्लाइड। तो मैक्सिमम वर्क कितना था जो इंजन ने परफॉर्म किया और हीट कितनी थी? यही Q1 और Q3, और ये वर्क उसने परफॉर्म किया। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें टोटल इंडिविजुअल हीट सप्लाइड निकालनी थी। मेन हमारा फोकस ये Q1 और Q3 निकालना था।
वो निकालने के लिए हमने सारा 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जबकि हमारी सराउंडिंग्स हैं जो कि वो 35 डिग्री सेल्सियस में। द हीट लीकेज फ्रॉम द सराउंडिंग इनटू द कोल्ड स्टोरेज इज एस्टिमेटेड। जो सराउंडिंग से हीट कोल्ड स्टोरेज पे है वो 39 किलोवाट, सॉरी 29 किलोवाट है। एक्चुअल सीओपी है जो रेफ्रिजरेशन प्लांट की वो 1/3 है ऑफ एन आइडियल वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर। फाइंड द पावर टू ड्राइव द प्लांट, यानी कि हमने वर्क निकालना है कि कितना वर्क रिक्वायर्ड है या रेफ्रिजरेंट को कितना वर्क चाहिए ये काम करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास है टेम्परेचर -5। अच्छा, जब भी आपके पास प्रॉब्लम आए सेल्सियस में उसे केल्विन में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि केल्विन में कैलकुलेशन स्टैंडर्ड होती हैं और इसमें एरर नहीं आएगा। इस तरह से माइनस में आपको इश्यूज आएंगे सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम। अभी T2 क्या है, जो हमारा टेम्परेचर मेंटेन रखना है वो -5 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि लोअर टेम्परेचर मेंटेन रखना है और हायर टेम्परेचर से हीट ट्रांसफर हो रही है। और Q2 जो कि हीट लीकेज हो रही है फ्रॉम द सराउंडिंग्स इनटू द कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, वो Q2 है जो सराउंडिंग से कोल्ड स्टोरेज में हो रही है। और एक्चुअल कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 1/3 है। जो पहले हम रिवर्सिबल के लिए सिस्टम के लिए निकाल लेंगे, उसके बाद हम एक्चुअल निकाल लेंगे। ये देखें, ये वही सेम डायग्राम है, लोअर से हायर की तरफ मूव कर रहा है, ये सराउंडिंग से कोल्ड स्टोरेज की तरफ जा रहा है। रेफ्रिजरेंट पे कोल्ड स्टोरेज पे सराउंडिंग से जो हीट लीकेज हो रही है Q2 है, वो 29 किलोवाट है, वो हमें गिवन है। कोल्ड स्टोरेज से जो हीट लीकेज है, अभी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ आइडिया निकालने के लिए T2/T1 माइनस T2 निकालेंगे तो ये 6.7 आएगा। तो एक्चुअल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालने के लिए 1/3 कर देंगे इसका, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एक्चुअल 2.23 आएगा। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एक्चुअल जब आ गया वो किसके बराबर है, जो डिजायर्ड टेम्परेचर है, जो हमने मेंटेन टेम्परेचर रखना है लोअर टेम्परेचर, जो कि हमारा 268 केल्विन है, जिसको हमने मेंटेन रखना है, डिवाइडेड बाय वर्क बाय रेफ्रिजरेंट। तो वर्क बाय रेफ्रिजरेंट हमने एक्चुअल में निकालना है, जो हमने फाइंड आउट करना है। तो वर्क बाय रेफ्रिजरेंट इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेंट इज इक्वल टू Q2, जो कि हीट लीकेज है, डिवाइडेड बाय COP। हीट लीकेज हमें गिवन थी 29 और एक्चुअल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमने निकाल लिया 2.233। तो इससे हमें वर्क डन बाय ऑन द रेफ्रिजरेंट फाइंड आउट हो जाएगा 12.987 का। क्लियर हुआ है क्लास ये? यस सर, हो गया क्लियर। ये आपकी असाइनमेंट है। अच्छा, एग्जाम्पल 1.8 है, ये लास्ट एग्जाम्पल है आज के लेक्चर की। अच्छा, इसमें क्या हो रहा था, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले इंजन का एक इंजन का देखा, फिर दो इंजन के साथ एक ही सेम पे एग्जॉस्ट करते हुए देख लिया, फिर रेफ्रिजरेंट की भी प्रॉब्लम देख ली। अभी जो केस है इसमें एक इंजन लगा हुआ है, वो आपको मैंने बताया था कि इंजन हमेशा वर्क डन करता है, जबकि रेफ्रिजरेंट पे या हीट पंप पे वर्क डन हो रहा होता है। तो अभी इसमें क्या है कि एक हीट इंजन कनेक्ट है और एक रेफ्रिजरेटर कनेक्ट है। एक रिवर्सिबल इंजन में ऑपरेट कर रहा है 2 रिजर्वायर टेम्परेचर पे 600 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस पे। ये हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर है इंजन का। उसी इंजन का जो वर्क परफॉर्म हो रहा होगा उससे रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर चल रहा है, जो कि ऑपरेट करेगा रिजर्वायर एट टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -20, यानी कि हमने -20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखना है और 40 डिग्री सेल्सियस उसका सराउंडिंग्स है। वही 40 डिग्री सेल्सियस सराउंडिंग है जो कि हमने हीट इंजन का एग्जॉस्ट भी सराउंडिंग्स में कर रहे हैं, जो कि 40 डिग्री सेल्सियस पे ही है। तो हीट इंजन जो ट्रांसफर कर रहा होगा वर्क इंजन को, हीट ट्रांसफर टू द इंजन इज 2 मेगाजूल। जो हीट ट्रांसफर है इंजन को, इंजन से हो रही है हीट ट्रांसफर टू द इंजन, जो इंजन को हीट ट्रांसफर हो रही है यानी कि 600 डिग्री सेल्सियस पे, वो 2 मेगाजूल है, यानी कि Q1 हमें गिवन है। एंड नेट वर्क आउटपुट ऑफ द कंबाइंड इंजन एंड रेफ्रिजरेटर प्लांट, और जो कंबाइंड इंजन और रेफ्रिजरेटर प्लांट का वर्क आउटपुट है वो 360 किलो जूल है। इन दोनों का वर्क आउटपुट जो होगा कंबाइंड इंजन का और रेफ्रिजरेटर का वो 360 किलो जूल है। ये वर्क रिप्रेजेंट किया हुआ है। फाइंड द हीट ट्रांसफर टू द रेफ्रिजरेंट, हमने जो हीट ट्रांसफर रेफ्रिजरेंट को की है और नेट हीट ट्रांसफर टू द रिजर्वायर, और जो रिजर्वायर को एग्जॉस्ट पे की है वो भी हमने फाइंड आउट करनी है। आल्सो फाइंड दिस वैल्यू इफ द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन एंड COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर आर फॉर ईच 40% ऑफ देम। पहले हमने ये फाइंड आउट आइडियल कर लें, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ।
यहाँ तक डाटा क्लियर हुआ है कुछ स्टूडेंट्स? यस सर हो गया। अभी देखिए इसमें क्या हो रहा है कि आपको टेम्परेचर दिया हुआ था, ये आपका टेम्परेचर है इंजन का, ये इस पे एग्जॉस्ट कर रहा है, ठीक है। और पहले क्या होता था, रेफ्रिजरेटर का लोअर टेम्परेचर हम नीचे लिखते थे और उससे हायर की तरफ हम मूव कर रहे थे। अभी क्या किया, क्योंकि वो सेम टेम्परेचर जो एग्जॉस्ट हो रहा है उसी पे डायग्राम को सिंपल रखने के लिए हमने क्या किया, T3 जो है आपका टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर आपका फिर से नीचे ही है, ठीक है। यानी कि ये एरोज की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी, पहले एरोज ऊपर मूव कर रहे होते हैं लोअर से हायर, अभी भी लोअर से हायर ही है, लेकिन लोअर टेम्परेचर ऊपर लिख दिया, ठीक है। ये कन्फ्यूजन क्लियर हुई स्टूडेंट? यस जी सर। सर। अभी रेफ्रिजरेशन और हीट इंजन की डायग्राम क्लियर है कि जो हायर टेम्परेचर है ये वाला टेम्परेचर और ये सारे हमें गिवन थे, ठीक है। उसके बाद हमें ये हीट भी गिवन थी क्लास। सर ये हीट इंजन की तरफ से जो एरो रेफ्रिजरेटर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि रेफ्रिजरेटर के ऊपर वर्क हो रहा है इस तरह। मैंने आपको क्या बताया था कि हीट इंजन हमेशा वर्क परफॉर्म करता है, ठीक है। जब जी सर। रेफ्रिजरेशन के केस में कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर को हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ऑपरेट कर रहे होते हैं, यानी कि वो इंजन सर। जो हमने मैकेनिकल वर्क परफॉर्म किया है इंजन से, हीट इंजन ने जो वर्क किया है वो रेफ्रिजरेटर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। वो उसी से जी हम सर। रेफ्रिजरेटर को रन कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो टोटल जी वर्क सर। है ये भी हमें गिवन था, ठीक है। जी सर। ये वर्क हमें गिवन था ना, टोटल वर्क, नेटवर्क जी कह सर। लें, टोटल वर्क कह लें, ये हमें गिवन था 1283, यस सर। सॉरी 360 इसमें गिवन था ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। और ये वाली हीट भी हमें गिवन थी। यस सर। अच्छा अभी से क्या, अब क्या करेंगे, वर्क डन बाय द हीट इंजन निकाल लेंगे कि ये वाला वर्क कितना है, ठीक है। वो वर्क निकालने के लिए आपको पता है Q1 माइनस Q2 विच इज इक्वल टू Q1 इंटू मैक्सिमम एफिशिएंसी, इसी तरह से था ना, ये आपको मैंने बताया यस था। सर। ये वाला भी आपको बताया था किस तरह से आता है एफिशिएंसी के, यस सर। बताया था ना ये। यस सर आपने बताया था, जो वहाँ पर माइनस होगा वो इधर दूसरी तरफ एफिशिएंसी नहीं की तरफ नहीं जाके प्लस। नहीं Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 बताया था ना। यस यस सर। सर, मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी एफिशिएंसी, सही है। अभी हमें Q1 गिवन था इस क्वेश्चन का, इसी तरह से ये Q1 हमें गिवन है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में कि हीट जो प्रोड्यूस हो रही है टूवर्ड्स इंजन वो गिवन है 2 मेगा जाउल, क्वेश्चन में 2 मेगा जाउल गिवन है ना, यस सर गिवन। ठीक है। अभी आगे उससे क्या करेंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी कहाँ से आई, ये एफिशिएंसी आप टेम्परेचर से निकाल सकते हैं T1 माइनस T2 ओवर T1, कैलकुलेटर है पास? यस सर निकाल सकते हैं हम। ये एफिशिएंसी कैसे आएगी, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। अभी T1 आपके पास ये गिवन है और T2 भी गिवन है, इसी तरह से ये ये एक स्टूडेंट करके देखे, यही आंसर आता है। जी सर यही आता है। चलें आगे चलते हैं। अभी आपको हीट गिवन थी, हमने मेगा जाउल से इसे किलो जाउल में कन्वर्ट कर लिया, 2 मेगा जाउल था तो 2000 किलो जाउल आ जाएगा, ठीक है। 10⁻³ से मेगा से 10⁻6 होता है और किलो जाउल 10⁻3 होता है, तो 2 इंटू 10⁻6 को 2 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻3 करके एक 10⁻3 इससे मल्टीप्लाई हो गया और दूसरा किलो जाउल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये 1283 कैसे आया, 0.6415 मल्टीप्लाई बाय 2000, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ तक? ओके सर क्लियर यस होगा। सर। अभी वर्क डन ऑन द इंजन, जो वर्क डन बाय द इंजन जो है वो 1283 किलो जाउल है, ठीक है। और टोटल वर्क हमें पता है, ये टोटल वर्क हमें गिवन था 360 किलो जाउल। ये टोटल वर्क कितना आएगा, ये वर्क इंजन माइनस वर्क ऑफ रेफ्रिजरेंट के इक्वल होगा ये वर्क, यस सर। क्योंकि ये देखें, ये नोट सिस्टम फिर से यूज करें आप,
आप लोग ये देखें, इधर से ये इनवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है और ये भी आउटवर्ड है। तो जब आप डब्ल्यू आर प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ई लिखेंगे तो डब्ल्यू जो है आपका उधर ही रहेगा, ये रेफ्रिजरेंट का जो वर्क है वो आप इधर ले आएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा इधर से। सही है? क्लियर है स्टूडेंट? ओके सर, क्लियर हो गया। तो वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेंट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द इंजन माइनस टोटल वर्क। तो ये 1283 हमने फाइंड आउट किया अभी इंजन का वर्क, और 360 आपको टोटल वर्क गिवन था। तो ये वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेंट जो आएगा वो 923 किलो जाउल है। ठीक है? क्लियर है? क्लियर हो? यस सर, क्लियर। अभी मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालनी है रेफ्रिजरेटर की, वो कैसे निकालते थे? डिजायर्ड जो टेम्परेचर है उसके डिवाइडेड बाय मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज, जो जितना उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए कितनी हीट चाहिए होती थी, यही था ना, Q3 ओवर Q4 माइनस Q3। यस सर। तो अभी क्या होगा, आप टेम्परेचर T3 आपको पता है, T4 भी पता है और T3 भी पता है, इससे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाल लेंगे मैक्सिमम कितनी है। ये T3 और ये T4, ये जब पुट करेंगे तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ जाएगी। यस सर, आ जाएगी। आपको पता है कि ये Q4 माइनस Q3 क्या है, जो कि वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेंट होता है, वही है ना? यस सर, वर्क ऑन रेफ्रिजरेटर। हाँ जी। तो ये वर्क ऑन रेफ्रिजरेंट जब आपने फाइंड आउट कर लिया है ये वाला, ठीक है, इसको जब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास Q3 आ जाएगी, ये वाली हीट यस सर। आ जाएगी। ये सर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर। अभी नेट हीट ट्रांसफर निकालनी है टू द रिजर्वायर एट 40 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है Q4 माइनस Q3 क्या था, इज इक्वल टू WR था। जब Q3 निकल आया तो Q3 प्लस WR हम पुट कर सकते हैं। अभी आप देखें Q3 आपने फाइंड आउट कर लिया इसमें लास्ट पे, और WR भी आपको पता है। यस सर, फाइंड कर लिया WR था। भी पता है और Q3 भी पता है। ठीक है, तो Q4 माइनस Q3 इज इक्वल टू WR ही होता है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ये वाला Q4 माइनस Q3 इज इक्वल टू WR ही होगा ना। वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेंट इज इक्वल टू Q4 माइनस Q3। यस सर। यस सर, समझ लग गई। इसी तरह से वर्क डन बाय द इंजन भी आपको पता है, और हीट सप्लाई टू द इंजन भी पता है, तो इससे भी Q2 निकाल लेंगे इस रिलेशनशिप को यूज करते हुए। यस सर, निकल जाएगा। ये ठीक है ना, ये वाले रिलेशनशिप में आपने पुट आउट करना है, तो Q2 आप फाइंड आउट कर लेंगे। इधर से Q4 रेफ्रिजरेंट के लिए आपने ये वाला भी फाइंड आउट कर लिया, ये पहले कर चुके हैं। अभी आपने सारी हीट्स फाइंड आउट कर ली। ठीक है, क्लियर है? यस सर। आपने नेट हीट्स जो ट्रांसफ़र की थी टू द सिंक, ठीक है, कितनी एग्जॉस्ट की थी T4 पे 313 केल्विन पे, वो निकालनी थी। तो Q नेट क्या होगी, ये Q2 प्लस Q4, तो ये फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, ठीक हो सर। अभी 40% एफिशिएंसीज पे आप इंजन की कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाल लेंगे ना। एक्चुअल के 40% निकाल लेना, मैक्सिमम से 0.40 पहले मैक्सिमम एफिशिएंसी का करें, फिर इसी तरह से एक्चुअल एफिशिएंसी को Q1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वर्क डन इंजन का निकल आएगा एक्चुअल, और इसी तरह से रेफ्रिजरेंट का वही रिलेशनशिप्स को दोबारा से यूज करते हो। ठीक है, सर क्वेश्चन में तो क्वेश्चन में क्या बताएं, क्वेश्चन में क्या?
सर क्वेश्चन में तो ये गिवन था कि जो सीओपी है एक्चुअल वो 1/3 सीओपी रेफ्रिजरेटर के है, तो फिर हम आगे बच- जाके उसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बचे वो तो लास्ट वाला वो क्वेश्चन था। पिछले न्यूमेरिकल में था, आप किधर थे? वो ये वाला न्यूमेरिकल सॉरी सर वो मैं इसमें ये देखें, लास्ट लाइन पढ़ें इसकी, लास्ट सेंटेंस पढ़ें बल्कि। आल्सो फाइंड दीज वैल्यूज, जो मैंने वैल्यूज फाइंड की हैं वही वैल्यूज, इफ द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर आर ईच 40% ऑफ देयर मैक्सिमम। ठीक है, इसलिए 0.4 से मल्टीप्लाई करना है। हुआ क्लियर? जी सर। हो जाएगा ना अब? जी सर। चलें, ये आपने फ्राइडे तक करवा देनी है सबमिट, और हर पेज पे आपका एजी नंबर और ये होगा आपका नेम और एजी नंबर। ठीक है, हर बुक जो डाउनलोड की है उससे करनी है। मुझे नहीं पता, आरएस खुरमी वाली बुक फॉलो करनी है आपकी। सर एग्जाम्पल भी लिखेंगे हम? कौन सी एग्जांपल्स? सर ये जो हमने अभी सोल्व किए हैं ये भी नहीं, असाइनमेंट में होंगी? नहीं, ये आप अपने तौर पे करना चाहते हैं कर लें।